मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन की मैं बात करूंगा तो आज का सेशन आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लास्ट तक आप बनोगे तो आज आप देखोगे कि आज आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उस क्वेश्चंस के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। चलो पहले प्रश्न का आंसर करना भाई, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो योजना आयोग होता है इनका अध्यक्ष कौन होता है। देखो पहले प्रश्न की बात करेंगे, पहला प्रश्न थोड़ा सा आसान है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे उसके बाद जितने भी प्रश्न आते जाएंगे उनका लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारी जानकारियां आपको अलग से उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से सारे लोग कमेंट करते चलो भाई। तो राष्ट्रपति होगा, गृह मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा या फिर उपराष्ट्रपति होता है? कौन हो जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, योजना आयोग से जुड़ी हुई कुछ चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो योजना आयोग, भारत में जो योजना आयोग होता है उसका पदेन अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये तारीख याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछी गई है। तो 15 मार्च 1950 को किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसी प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की जाएगी। अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? जो ये योजना आयोग है इस योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह पर किसकी? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली है। और अगर नीति आयोग की बात करेंगे तो इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। देखो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना हो रही है, तो नीति आयोग में जो अध्यक्ष होगा वो भी कौन होगा? तो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलो दूसरे प्रश्न का आंसर करना भाई, अच्छे से पढ़ लो भाई दूसरे प्रश्न को और दूसरे प्रश्न का आंसर करना भाई। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब, ठीक है, जब उसको समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, किस कंडीशन में एक अध्यादेश को राष्ट्रपति जारी करेगा? कब करेगा भाई? जब संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, या फिर उपरोक्त में से ए और सी दोनों। तो अभी बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलो जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर देखो मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, तो ए बी सी डी क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश कौन सी कंडीशन में पारित कर सकता है? जब कोई एक सदन ना हो रहा हो, जब दोनों सदन ना हो रहे हो, जब क्या हो जाएगा भाई? जब कोई भी सदन ना हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब संसद का कोई एक सदन ना हो, या फिर क्या हो, या फिर आपके जो है क्या हो जाएंगे? कोई भी सदन सत्र में ना हो। ठीक है, कोई एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश को जारी करेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है भाई, इतनी बात। अच्छा, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करता है जब संसद सत्र में नहीं होती है और क्या होगा? कानून बनाना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक ना हो, ठीक है, किसी एक का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, या तो दोनों ना हो या फिर किसी एक का अधिवेशन ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश को जारी करेगा। यहाँ पर ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा?
123 के तहत जारी करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना भाई। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो कौन सा होगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये समुचित पर्यावरण का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। किस मूल अधिकार में? समता के अधिकार में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, या फिर संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर करना भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस अधिकार के तहत मूल अधिकार माना है? तो ये आप लोगों से पूछा गया है। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत समुचित पर्यावरण का जो अधिकार है इसको मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको जीवन का अधिकार मिला है तो जीवन के अधिकार के तहत क्या भाई, ये आपका अधिकार है कि आपको अच्छा स्वस्थ पर्यावरण मिले, तो ये आपके जीवन के अधिकार में ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत समुचित पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार माना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइबर अपराध क्या होते हैं भाई? साइबर अपराध की यहाँ पर बात की गई है। साइबर अपराध में क्या शामिल होता है? कंप्यूटर के माध्यम से कोई छल हो रहा है, कोई धोखा हो रहा है, अगर कंप्यूटर के माध्यम से, अगर कंप्यूटर के माध्यम से कोई बौद्धिक संपदा संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो साइबर अपराध में होगा। या फिर अगर हम लोग बात करें इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी की एकांतता, किसी की प्राइवेसी में जो है, ठीक है, किसी की प्राइवेसी को आप जो है इंटरफेयर कर रहे हो भाई, ठीक है, किसी की प्राइवेसी को आप इंटरप्ट कर रहे हो, या फिर उपरोक्त सभी में, तो क्या होगा भाई? तो देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, साइबर के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, जो आपका आईटी सेक्टर होता है, टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, इसके माध्यम से अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो साइबर अपराध में आएगा। जैसे अगर हम लोग बात कर ले साइबर अपराध में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो देखो कोई भी अपराध, ठीक है, कोई भी अपराध है जो आप कंप्यूटर या फिर संचार टेक्नोलॉजी साधनों से जुड़ा हुआ है, कोई भी अपराध करते हो तो वो साइबर अपराध में जाएगा। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या करते हो भाई? ओटीपी डाल करके, ठीक है, दूसरे के पैसे, दूसरे के अकाउंट से, दूसरे के बैंक से पैसे निकाल ले रहे हो, दूसरे का आप अकाउंट हैक कर ले रहे हो भाई, ठीक है, दूसरे का फोन टैप कर ले रहे हो, ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस या इस तरीके के जो वायरस होते हैं उनको फैला रहे हो, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो? दूसरे के नेटवर्क को हैक कर ले रहे हो, पोर्नोग्राफी की बात कर ले रहे हो, अश्लील जो चीज़ें हैं उनको आप जो है उनको फैला रहे हो, उनको दूसरों तक शेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सब सारी चीज़ें साइबर अपराध की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई बात? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? देखो संविधान संशोधन की बात कर रहा, अगर संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भाग कहाँ पर है भाई? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। किस देश से लिया गया भाई? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन को? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब जो संविधान संशोधन इस भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत होगा, उसके लिए क्या आवश्यक है? संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत हो, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, ए और बी दोनों हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं हो। तो अभी पांचवें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना भाई। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत हो, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का बहुमत हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के देखो प्रत्येक सदन, प्रत्येक सदन का मतलब क्या है भाई? प्रत्येक सदन का मतलब ही लोकसभा और राज्यसभा से है। तो प्रत्येक सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत अगर हो जाता है तो फिर संशोधन संविधान में किया
जा सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो तो यहाँ पर देखो वही बात कही गई है कि अगर हमें संविधान में क्या करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा, प्रत्येक सदन में क्या होगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित जो और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत हो, तो फिर अगर इससे पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसको संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे किसकी नागरिकता की बात करते हैं, तो भारत में नागरिकता का जो उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया, भाग 2 में किया गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। कहाँ से इनको लिया गया है, तो यूके कह सकते हो, इंग्लैंड कह सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हो, यहाँ से नागरिकता को लिया गया है। नागरिकता का स्वरूप क्या है, तो भारत में नागरिकता का जो स्वरूप है वो एकल नागरिकता है। ठीक है, अभी बात करेंगे नागरिकता कितने तरीके से, जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, क्या होगा भाई, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, कुल कितने तरीकों से ली जा सकती है, तो 5 तरीके हैं। ठीक है, कुल कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं जिनसे नागरिकता को लिया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से तरीके हमारे होंगे, तो जन्म है, वंश परंपरा है, पंजीकरण है, देशीकरण है और भूमिर्जन है। ठीक है, टोटल कितने, तो टोटल 5 तरीके हैं आपके। इतनी बात क्लियर है। चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद भी याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 5 में। ठीक है, बात की गई है कि जो भारत की नागरिकता है वो जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, ठीक है, इन सारे तरीकों से नागरिकता को जो है प्रदान किया जा सकता है। जन्म से, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन, तो 5 तरीके हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि क्या है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया था, देखो ये प्रश्न तो कई बार मैंने कराया है। पर्यावरण दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 1972 में क्या होगा भाई, तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन होगा, तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, और इसी सम्मेलन में फैसला लिया जाएगा कि अब क्या होगा, अब हर साल पर्यावरण दिवस को मनाया जाएगा। मनाने की शुरुआत कब से होगी इस दिवस को, तो 1974 से। ठीक है, कब से, तो 1974 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत होगी। मनाते कब है, तो 5 जून को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, तो 1974 से मना रहे हैं। किस सम्मेलन में फैसला लिया गया था, तो 1972 में होगा स्टॉकहोम सम्मेलन, और इसी में फैसला लिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संसद युवा विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख कहाँ पर भाई, देखो संसद और क्या कह रहा है, संसद और विधानसभा दोनों की बात कर रहा है। संसद का मतलब किससे भाई, संसद का मतलब है केंद्र से, और विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा का मतलब किससे है, राज्य से। तो कौन से ऐसे विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, तो अभी आप कहोगे कौन सा विषय होगा भाई, समवर्ती सूची होगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अब समवर्ती सूची जो है इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो क्या होगा आपका आंसर भाई, 8वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं। जो सप्तम है, जो 7वीं अनुसूची है, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन क्या होगा 8वें प्रश्न का, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर क्या कहा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित किया गया है, क्या किया गया है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया भाई। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख अनुच्छेद 246 के तहत कहाँ पर किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, कौन सी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। लोकहितवाद की बात करेंगे, जो ये लोकहितवाद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत में अगर हम लोकहितवाद की शुरुआत के श्रेय की बात करें कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, तो पी.एन. भगवती हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पी.एन. भगवती। और भारत में लोकहितवाद को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अमेरिका से हम लोगों ने इस चीज़ को चोरी किया है भाई, अमेरिका से इन सारी चीज़ों को लिया है। चोरी करने का मतलब भाई वहाँ से कॉपी किए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, लोकहितवाद जो है ये दायर किया जा सकता है किसके खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा
जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ उसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। तो लोकहितवाद किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है लोकहितवाद? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से आंसर करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर 9 प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा। ठीक है, क्या होगा? तो किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा लोकहितवाद को दायर किया जा सकता है। लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से लिया गया है। पीएन भगवती, भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है पीएन भगवती को। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में लोकहितवाद या जनहित याचिका जो है ये न्यायालय को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच करेगा, जनहित में निर्णय देगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा इसको जो है दायर किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा भाई, पर्यावरण प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य? देखो पर्यावरण से आजकल बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भाई, और ये पर्यावरण जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी है ना। तो बताना पर्यावरण प्रदूषण से आपका क्या जो है तात्पर्य है भाई? ऐसे ठोस पदार्थ जो क्या कर सकते हैं, जो आपके पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके पर्यावरण में ठोस पदार्थ जो गंदगी फैलाते हैं, ऐसे द्रव पदार्थ जो क्या होंगे, जो आपके पर्यावरण में फैल जाएंगे और गंदगी फैलाएंगे, या फिर ऐसे गैसीय पदार्थ जो आपके पर्यावरण में फैल जाएंगे और गंदगी फैलाएंगे। तो क्या होगा भाई? पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग किसको फैलाएंगे? पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब है क्या? परि और धन क्या है? आवरण। ऐसी चीजें जो आपको क्या कर रही हैं, जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही क्या है? वही पर्यावरण है। अब आपको जो चारों तरफ से जो चीजें घेरे हुई हैं, अब उसमें अगर ठोस की वजह से प्रदूषण हो रहा है तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, अगर द्रव की वजह से प्रदूषण हो रहा है तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, और अगर किसी गैस की वजह से हो रहा है प्रदूषण तो भी क्या होगा? प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या होगा भाई हमारा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो 11वें प्रश्न का आंसर करना भाई। तो यहाँ पर देखो पर्यावरण प्रदूषण वही ठोस द्रव गैस सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलो 11वें प्रश्न का आंसर करना भाई। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? ठीक है, कौन सा ऐसा भाई जिसको संविधान के कुंजी की संज्ञा दी गई? मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, उद्देशिका या फिर मौलिक कर्तव्य। तो 4 ऑप्शन है, बताओ भाई किसको संविधान की कुंजी कहा जाता है? किसको कहेंगे हम लोग? मौलिक अधिकार को, निदेशक तत्व को, उद्देशिका को या फिर मौलिक कर्तव्य को? ठीक है, अच्छा सेशन अगर सही लग रहा हो तो सेशन को एक बार सभी लोग क्या कर दो? सेशन को लाइक कर दो। सेशन को एक बार आप लोग क्या कर दो? सेशन को शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल पर वो लोग क्या कर लें? वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो ये एक काम आप लोग जल्दी से सारे लोग कर दो। ठीक है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर की, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? उद्देशिका की बात करेंगे तो उद्देशिका को हम लोग क्या करते हैं? संविधान की हृदय महात्मा भी कहते हैं, और इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या किया गया? भारत के संविधान के आरंभ में उद्देशिका का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में आया है, और इसमें किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो उद्देशिका है न केवल वह संविधान का एक भाग है, बल्कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि उद्देशिका संविधान की अनेक अस्पष्टताओं को सुलझाने की कुंजी है। मतलब कि अगर कभी कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उद्देशिका को ही देखेंगे, उसी को पढ़ेंगे और वहीं से निष्कर्ष निकालेंगे। तो उद्देशिका को कुंजी भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, उद्देशिका या फिर आप कह सकते हो प्रस्तावना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? ठीक है, तो कौन सी अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? यहाँ पर देखो आपको क्या कर दिया गया? भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय उद्योग सेवा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी अखिल भारतीय स्तर पर सेवा मानी जाती है? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 3 सेवाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 सेवाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो देखो एक होती है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो एक होते हैं आपके IAS होते हैं, एक आपके कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके IPS होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, और तीसरे कौन होते हैं? तीसरे होते हैं आपके IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, भारतीय वन विभाग। तो भारतीय वन सेवा वाला जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी अखिल भारतीय सेवा है। तो IAS, IPS
और IFS। तो ये 3 है जो क्या है, जो भारत में अखिल भारतीय सेवा मानी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, तो ये आपका भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 सेवाओं को शामिल किया जाता है। पहला का कौन सा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप कहोगे IAS। दूसरा आपका क्या है, भारतीय वन सेवा, जिसको आप कहोगे क्या, IFS। और तीसरा आपका क्या है, भारतीय पुलिस सेवा, जिसको आप क्या कहोगे, IPS कहोगे। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवा है जिनका आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, तो अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को राष्ट्रपति क्या कहे, निलंबित। अच्छा देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा भाई, ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहले प्रश्न अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है भाई, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित करने का अधिकार। अच्छा निलंबित करने की बात कर रहा भाई। ठीक है, तो किस मूल अधिकार को अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति निलंबित करने का अधिकार है, निलंबित करने नहीं, यहाँ पर होना चाहिए निलंबित ना करने का अधिकार है। ठीक है, कौन सा है जिसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है, तो 2 हैं भाई आपके, कौन कौन से, अनुच्छेद 21 और 20। ठीक है, ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करेगा, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20 और 21 को अगर छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति बाकी सारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित न करने का अधिकार है, तो कौन कौन से अधिकार हैं, तो 2 आपके मूल अधिकार हैं, 20 और 21, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सबको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात। चल, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों का क्रियान्वयन क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही बात कही गई है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी आपके जो मूल अधिकार हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है इसको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत ये अपने आप हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति को कोई काम नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकरणों पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है, कौन सा अनुच्छेद होगा। चलो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उच्च न्यायालय है वो अपने से निचली अदालतों की देखरेख करता है, ठीक है, उनकी निगरानी करता है। कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो हाई कोर्ट होता है वो अपने से नीचे की जितनी भी अदालतें होंगी उनकी निगरानी करेगा, उनकी देखरेख करेगा कि कहीं नीचे वाली अदालत गलत सलत काम तो नहीं कर रही, गलत सलत सारे फैसले तो नहीं सुना रही है, तो उनको अपनी निगरानी में रखेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32, 132, 227 या फिर 226। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 227 के तहत। ठीक है, कौन से, तो अनुच्छेद 227 के तहत जो हाई कोर्ट होता है ये क्या करेगा, निचली अदालतों को अपनी निगरानी में रखता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद 227 के संदर्भ में बताया भी गया है कि 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र में जो भी उसके अधिकार के अंतर्गत जो भी निचली अदालतें आएंगी उनको क्या करेगा, उनका अधीक्षण करेगा, उनको अपनी निरीक्षण में रखेगा, उनकी देखरेख करेगा ताकि कहीं कोई गलती ना होने पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है। देखो आवश्यक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है ये आपको बताना है। उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में हो, उसका नाम भारत में कहीं पर भी किसी भी मतदाता सूची में हो, वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो और क्या हो, वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पूछा जा रहा है, तो देखो पढ़ा लिखा हो ये तो कहीं नहीं गया कहा गया है।
हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के लिए कितना 30 वर्ष नहीं 25 वर्ष चाहिए होता है, तो ये दो तो कट गए। अब बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में हो या फिर उसका नाम भारत में कहीं पर भी मतदाता सूची में हो। तो क्या होगा, तो अगर हम लोग 15वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, उसका नाम भारत में कहीं पर भी मतदाता सूची में अगर दर्ज है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी कहाँ के हैं, तो मोदी जी हैं गुजरात के, ठीक है, कहाँ के हैं, गुजरात के। लेकिन चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी में लड़ रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी कहाँ के हैं, यूपी अमेठी के हैं, लेकिन चुनाव जो है वो जा करके कहाँ लड़ रहे हैं, जा करके लड़ रहे हैं केरल में, ठीक है। तो क्या होगा, भारत में कहीं पर भी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो तो वही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है। चलो तो लोकसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, और क्या हो, जो संसद के द्वारा नियम कानून बनाए गए हो, जो भी योग्यताएं बनाई गई हो, अगर उनको पूरा कर रहा है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो साधारण विधेयक हो इसको किस सदन में पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा, किस, ठीक है, तो किस सदन में साधारण विधेयक को, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट होगा, किसी भी सदन में साधारण विधेयक को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो देखो क्या क्या किया गया भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 107 में अगर हम लोग बात करें तो विधेयकों के पुनर्स्थापन को पारित किए जाने के संदर्भ में है। 107 के अनुसार धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में है। अगर 109 में बात करेंगे तो धन विधेयक के संदर्भ में कुछ चीजें कही गई हैं, और स्पेशली धन विधेयक का जो प्रावधान है वो कहाँ पर 110 में किया गया है। 117 में क्या है, वित्तीय विधेयक है। तो यही तीन महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको आप याद रखना है। फिलहाल आप कौन कौन सा याद रखोगे, तो एक तो 110 रखोगे, 110 में क्या है, धन विधेयक है, और 117 में क्या है, वित्त विधेयक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, साधारण विधेयक की, तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक की बात करेंगे तो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है। मानवाधिकार, अगर हम लोग बात कर ले मानवाधिकार जो दिवस है ये कब मनाते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 10 दिसंबर को, ठीक है। कब, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, वियना, तेहरान, वाशिंगटन डीसी या फिर बगदाद। क्या करेक्ट आंसर होगा, 18वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। मानवाधिकार का प्रथम, देखो पहले सम्मेलन की बात कर रहा है तो पहला है तो फिर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया अगर कोई काम पहली बार हो रहा है तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न वहां से पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन, ठीक है, हो जाएगा बी, तेहरान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो तेहरान। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ है, तो ये तेहरान में हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मानवाधिकारों का जो प्रथम सम्मेलन है ये तेहरान किसकी राजधानी भाई, ईरान की राजधानी है, ठीक है। किसकी, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ पर 1968 के दौरान मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जाएगी, 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था, ठीक है भाई। तो 1968 में मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन होगा, कहाँ पर होगा, तो ईरान की राजधानी तेहरान में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, अब देखो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर भारत का नागरिक। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 75 का की बात करते हैं। अनुच्छेद 75 का के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये अनुच्छेद आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 का या फिर 75A के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 75A वाला जो है ये आपका राष्ट्रपति जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। 20वें प्रश्न की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ये बनाया जाएगा किसको? उच्चतम न्यायालय के किसी भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, उसको हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय का जो भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा उसी को बनाया जाएगा। चलो आगे बात करते हैं सूचना का अधिकार। चलो ये देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा गया प्रश्न है, बताना सूचना का जो अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है कब से लागू हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 से लागू हुआ है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के तहत अगर आप किसी से सूचना मांगते हो, ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? तो अगर आप किसी से सूचना मांग रहे हो तो कितने दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर कभी भी। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर, तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार 2005 से जो लागू हुआ है, इसके तहत अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो 30 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होगा? तो 30 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो सूचना के अधिकार के तहत क्या हो जाता है भाई? सूचना के अधिकार के तहत 30 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा? सूचना देना आवश्यक है। ठीक है भाई, चलो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 22वें प्रश्न का आंसर करना, किस में सूचना प्रदान किए जाने की छूट है? मतलब कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको क्या होगा? जिसमें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। देखो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें क्या होगा? जिसमें आपको सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं प्रदान की जाएगी। कुछ चीज़ों को अपवाद में रखा गया भाई। ठीक है, कुछ चीज़ों के संदर्भ में आप सूचना नहीं मांग सकते। अगर सूचना मांगोगे भी तो आपको सूचना दी नहीं जाएगी। तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसी सूचना जिससे क्या हो जाएगा? जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, या फिर ऐसी सुरक्षा जो क्या हो? रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। तो कौन से संदर्भ में आपको सूचना प्रदान नहीं की जाएगी? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर अब आप क्या कर लो, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप ये कह दो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप ये सूचना मांग लो कि भारत सरकार आप हमें बताइए आपके पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो भारत सरकार क्या करेगी? आपको सूचना नहीं देगी भैया। ठीक है, पता लगे पता नहीं कौन हो तुम, परमाणु हथियारों के बारे में पूछ रहे हो, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत तुम पूछ लो कि भारत सरकार जो है आगे कौन से कदम उठाने वाली है, अगली बार नोटबंदी कब करेगी, अगली बार कितने का नोट बंद करेगी। तो ये नहीं कर सकती भाई। इससे क्या होगा भाई? आर्थिक मामले पर जो भारत की सरकार की जो आर्थिक नीतियां वो प्रभावित हो जाएंगी। तुम्हें पहले ही बता देगी अगर नोट बंद होने वाला है तो तुम पहले ही बदल लोगे। ठीक है, तो ऐसी सूचना आरटीआई आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न का आंसर करना भाई। यहाँ पर देखो सूचना के अधिकार की हम लोग बात करेंगे। सूचना के अधिकार के तहत क्या है? 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू किया गया है। इसके तहत आपको ऐसी सूचना नहीं प्रदान की जाएगी जिससे किसी राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, या फिर क्या हो जाए जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर प्रभाव पड़े, या फिर भारत के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक मामले में जो है, ठीक है, क्या हो जाए? आर्थिक मामले में, ठीक है, भारत प्रभावित हो। ठीक है, पता लगे कि आप भारत सरकार से उसकी नीतियों के बारे में पूछ लो। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। सूचना के अधिकार की भी एक सीमा बनाई गई है, कहाँ तक आप सूचना मांग सकते हो। 23वें प्रश्न का आंसर करना भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एक बात तो ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ये किस वर्ष में आया है? तो 1980 में है। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है? 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने या फिर 30 दिन।
चलो 23वें प्रश्न का आंसर करो भाई। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 12 महीने, मतलब कि 1 साल तक। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तब आपको क्या होगा? 1980 अधिनियम के अंतर्गत आपको 1 साल तक आपको गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, 12 महीने तक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे 1980 की धारा 13 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास जो है पर्याप्त सबूत है, ठीक है, ये साबित करने के लिए भाई कि इनको राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी, इनकी वजह से खतरे में पड़ रही थी और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है, तो इनको 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर करना। किसी जाति को अनुसूचित जाति, मान लो कोई आपकी जो है कैटेगरी है और उस कैटेगरी को मान लो आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, आप कौन सी, आप जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर आप क्या हो, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो कैटेगरी है इसको एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति वाली कैटेगरी में, ठीक है, परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को, विधानसभा को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? 24वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताना भाई। तो 24वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति। ये अधिकार किसको दिया गया भाई? संसद मत करना, संसद अगर कर रहे हो तो गलत हो जाओगे भाई। ठीक है, कौन होगा? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी कैटेगरी को एससी कैटेगरी में शामिल कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखो आपको अनुच्छेद भी दिया गया, अनुच्छेद को याद रखना। किसी जाति को अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की श्रेणी में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत है? 341 के तहत है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 341 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है भाई? ठीक है, भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? चलो 25वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है भाई? सभी मामलों में आंतरिक शक्ति जो है ये जनता के पास है। संसदीय शासन प्रणाली है, वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 25वें प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है। जो भारत में सर्वे सर्वा है उनको क्या किया जाएगा? उनको इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। जैसे भारत में कौन होते हैं? तो भारत में सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का हर 5वें वर्ष क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर भाई इतनी बात? तो यहाँ पर देखो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। अब वंशानुगत जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो भी अधिकारी या पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसका चुनाव कराया जाएगा। क्लियर भाई इतनी बात? तो ये आज का सेशन था, महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।